चलो भाई, तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पहला चैप्टर मतलब पहला लेक्चर ही अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम का हम लोग क्या करेंगे अभी, सबसे पहले लेक्चर शुरू करेंगे। देखो, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, इस चैप्टर की मैं आपसे बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा तो ही आप आगे की चीजें सॉल्व कर पाओगे। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, उसके अंदर इसका पूरा पूरा यूज आने वाला है आपके पास। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है आपके पास कि भाई हम लोग ये पढ़ें। ठीक है, और आपको क्या करना है, बस डेली आप लेक्चर अटेंड करो। ठीक है, लेक्चर मिस ना हो इसका ध्यान रखना कि लेक्चर आप अटेंड करो। लेक्चर अटेंड करने के बाद उसका एक बार रिवीजन कर लो जो आप नोट्स पढ़ रहे हो। ठीक है, नोट्स पढ़ लिया आपने, रिवीजन कर लिया बस। और फिर जो मैंने आपको क्वेश्चन आपको ग्रुप में डाल रखे हैं आपके पास, उन क्वेश्चंस को वहां से लगा लो। ठीक है, पीपीटीज आपके साथ मैंने शेयर कर रखी है। पीपीटीज से आपको क्या करना है, एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जैसे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, पीपीटीज से एक बार उस चैप्टर को देख लो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से आप ये तरीका सीख जाओगे कि मेरे को अपने बोर्ड के अंदर कैसे लिखना है, बोर्ड के एग्जाम मार्क्स लाने तो मैं किस तरह से लिखूं, तो एक बार आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद मैंने जो आपको क्वेश्चन बैंक भेजा हुआ है, उन क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दो। उसका क्या फायदा है, जब वो क्वेश्चन जहाँ कंप्लीट हो रहे हैं उसके नीचे आंसर किए और उसके नीचे आओगे तो पूरा पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप वहां जाओ, एक बार रेफरेंस लो और उस क्वेश्चन को वहां से सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये उसका बेनिफिट है आपके पास कि हर एक क्वेश्चन का वहां सॉल्यूशन है। और अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्यूशन देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने नोट्स उठाना, उस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ना, फिर उसको वापस से कोशिश करना सॉल्व करने की। फिर भी वो नहीं आता होता आपसे तो मेरे से पूछ लेना कि सर ये हम लोग शुरू कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे और ये मेरे से नहीं हुआ, और मैंने इन सब स्टेप्स को फॉलो किया था। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो भाई, बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर मैं बोलूँ ये मेरा टैप है, ठीक है, टैप वाटर टैप है जहाँ से पानी आता है। ठीक है, ये ऊपर इसके स्विच नोजल लगा हुआ है। मैंने क्या किया, जस्ट इसके नीचे लाके मैंने एक बकेट को रख दिया। ठीक है, मैं बकेट लाया, मैंने बकेट को रखा। अब बकेट को रखेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 पानी मेरा बकेट के अंदर फिल होना शुरू हो जाएगा, पानी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, मेरे पास पानी फिल हो रहा है बकेट के अंदर। मैंने क्या किया, एक होल कर दिया नीचे, यहाँ पर बकेट में। बकेट में एक होल जब मैं नीचे करता हूँ तो उससे क्या हुआ, मेरे पास पानी बाहर निकलने लग जाएगा। ठीक है, पानी मेरा क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आप ऐसा मान लो कि मेरे पास जो ये पानी आ रहा है जो बकेट के अंदर, ये मेरे पास 5 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। मतलब 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी मेरा इस बकेट के अंदर फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 केस आते हैं। पहला केस, अगर जो ये पानी मेरा यहाँ से बाहर निकल रहा है वो मेरा 5 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से कम निकले। ठीक है, क्या हो, 5 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से कम निकले तो क्या होगा, यहाँ से मुझे पता है अगर इस स्पीड से कम निकल रहा है तो वो धीरे धीरे इस बकेट के अंदर वाटर लेवल मेरा इंक्रीज करता जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इनकमिंग है और जो आउट गोइंग है उसके अंदर इनकमिंग की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू आउट गोइंग के, तो ये ज्यादा अंदर आ रहा है पर बाहर जो निकल रहा है वो कम निकल रहा है। ठीक है, इस वजह से मेरे पास वाटर का लेवल क्या करेगा, वाटर लेवल विल इंक्रीज। मेरे वाटर का लेवल क्या करने लग जाएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो रेट इक्वल्स टू है 5 लीटर पर सेकेंड से, मतलब जो मेरे पास यहाँ से बकेट के अंदर पानी आ रहा है उसकी स्पीड तो 5 लीटर पर सेकेंड है, और जो बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड भी 5 लीटर पर सेकेंड है। तो जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी मेरा बाहर जा रहा है। उससे क्या होगा,
ये जो हाइट है वाटर लेवल की, ये कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वाटर लेवल की हाइट कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट, मतलब ना ही इसके अंदर लेवल इंक्रीज करेगा और ना ही ये लेवल मेरा क्या करने वाला है, अब डिक्रीज करने वाला है। बात करते हैं तीसरे केस की। उसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई उसका जो रेट है वो 5 लीटर पर सेकंड से ज्यादा हो गया। इसका मतलब जो ये यहाँ से वाटर निकल रहा है इसकी वैल्यू 5 लीटर पर सेकंड से ज्यादा है, मतलब मैं मान लू 6 लीटर पर सेकंड है। तो क्या होगा, पानी तो इसके अंदर 5 लीटर आ रहा है 1 सेकंड में, बट बाहर कितना जा रहा है, 6 लीटर जा रहा है। इसकी वजह से इस वाटर लेवल की हाइट क्या होने लग जाएगी, मेरी ड्रॉप करने लग जाएगी। तो वाटर लेवल इन द बकेट ड्रॉप विल ड्रॉप। तो ये जो चैप्टर है मेरे पास वो इस सेकंड केस के बराबर है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम मतलब ना ही ये हाइट मेरी इंक्रीज कर रही है ना ही ये डिक्रीज कर रही है, ये अब क्या हो गई, हाइट कांस्टेंट हो गई है। बट मैं बात करूं तो वाटर का मूवमेंट तो हो रहा है, पानी ऊपर से 5 लीटर पर सेकंड की स्पीड से आ भी रहा है और यहां से 5 लीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर जा भी रहा है। तो वाटर के अंदर डायनामिक तो है, डायनामिक मतलब मूवमेंट तो वाटर की हो रही है, बट हाइट मेरी कैसी हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। जितनी इस रफ्तार से पानी आ रहा है उतनी रफ्तार से बाहर जा रहा है, इसकी वजह से हाइट मेरी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो इक्विलिब्रियम आपकी क्या होती है, एक स्टेट होती है। इक्विलिब्रियम क्या होती है आपकी, एक स्टेट होती है जहां पर आप एक सिस्टम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हो और उनको कैलकुलेट करते हो, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर इस हाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं, भाई इक्विलिब्रियम जब आएगा तो इस वाटर लेवल की हाइट कितनी होगी, ठीक है कि मतलब अगर ये वाटर भी मेरे 5 लीटर पर सेकंड से बाहर निकले और 5 लीटर पर सेकंड की स्पीड से ही अंदर आए, तो ये हाइट मेरी जो कांस्टेंट होगी, हाइट की वैल्यू कितनी होगी। इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो इक्विलिब्रियम मेरे पास क्या है, एक स्टेट है बस। तो आप इसके बारे में लिखिए, इक्विलिब्रियम द state of system at which all the measurable properties of the system like pressure, temperature, color, और हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर हमने लिख लिया, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये सब चीजें हम जिनकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस ये जो सिस्टम होगा इस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, इसका कितना टेम्परेचर होगा, इसका कलर क्या होगा, मोल्स, डेंसिटी, ये सब बिकम्स कांस्टेंट। ये वैल्यू कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हाइट हो गई थी मेरी, वाटर लेवल की हाइट कैसी हो गई थी, कांस्टेंट। इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। इसको इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। तो भाई इक्विलिब्रियम स्टेट से मैं क्या समझा कि यहाँ पर मेरे पास सिस्टम की वो सारी प्रॉपर्टीज जो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, प्रेशर, टेम्परेचर, मोल, डेंसिटी, ये सब कांस्टेंट हो जाती है, इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे दिख गया था कि भाई जितनी रफ्तार से आ रहा है उतनी रफ्तार से बाहर जा रहा है, तो ये हाइट वाटर का लेवल कैसा हो गया, मेरा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने की वजह से इस हाइट को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, अपने पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना। अपने पास क्या होते हैं, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है आपके पास इरिवर्सिबल।
एक तो आपके पास होता है रिवर्सिबल और दूसरा कैसा होता है मेरे पास इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है, जो आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा होगा और प्रोडक्ट कंबाइन करके वापस मेरा रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो दिखा रहा है और ये नीचे जो मैंने बनाया ये आपका बैकवर्ड डबल साइन है, ये एक ऊपर ऐसे और नीचे ऐसे। ये मतलब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होगा। आज तक जो आपने रिएक्शन देखे हो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर मेरा कन्वर्ट हो रहा होता है। तो जहां पर मेरा इक्विलिब्रियम आता है वो मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है मेरे पास और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो पहले मैं समझूंगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, फिर उनके बारे में हम लोग डिटेल में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखिए एक तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी तरफ लिखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस लिखने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल देखते ही आपको काफी बातें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक तराजू लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक तराजू बनाता हूँ, तराजू इज वेट, ठीक है, वेट वेइंग मशीन है। आपने इस तरह से यहाँ पर लिया, आपने इस साइड भी लिया, यहाँ पर आप रखने वाले हो आप सामान, यहाँ पे भी आप रखने वाले हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर लाके आपने एक 100 केजी का वेट रख दिया, चाहे आप पत्थर मानो, चाहे आप आयरन बार मानो, कैसे भी करके आपने 100 किलो वेट यहाँ रख दिया। इसके जस्ट बगल में आपने क्या किया, सैंड ला के रख दी। सैंड मतलब मिट्टी, आप मिट्टी उठा के लेके आए और आप मिट्टी रख रहे हो। अब आपको पता है मिट्टी में जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं छोटे 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 बहुत सारे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या रख रखी है, सैंड रख रखी है। अब वेट तो कैसा होगा, दोनों तरफ से मेरा बैलेंस रहने वाला है। वेट तो मेरा दोनों तरफ, क्योंकि ये मैंने मिट्टी जो ला के रखी वो 100 किलो सैंड पार्टिकल्स, और मैं कह सकता हूँ 100 किलो मैंने यहाँ पर मिट्टी ला के रख दी, ठीक है। दूसरी तरफ भी मैंने क्या किया, 100 kg वेट रखा और इसके काउंटर में मैंने यहाँ पर 10 10 kg के वेट बार रख दिए, ठीक है ना। ऐसे मैंने 10 रख दिए ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मान लो 10, ये 10 वेट मैंने यहाँ ला के रख दिए। अब ये सोचो, मैं अगर यहां से एक सैंड पार्टिकल उठाता हूं, ठीक है ना, सिर्फ एक दाना, मैंने मिट्टी लाके रखी है, मिट्टी का अगर मैं एक छोटा सा पार्टिकल जो होता है उसको उठाता हूं तो यहाँ पर बैलेंसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ऐसे मैं दूसरा उठाऊंगा, तीसरा उठाऊंगा, चौथा उठाऊंगा, पांच उठाऊंगा, ऐसे धीरे 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 एक एक उठाते जाऊंगा, तो ये वेट क्या होगा मेरा, धीरे 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 ऊपर जाने लग जाएगा, क्योंकि इसका वेट कम होते जा रहा है और इस साइड से नीचे आने लग जाएगा क्योंकि इसका वेट ज्यादा होने लग जाएगा। बट कैसे, धीरे धीरे हो रहा होगा, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं सीधा एक 10 kg का वेट उठाता हूं तो ये फटाक से नीचे आएगा और ये फटाक से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये आपके पास कैसा है, रिवर्सिबल है। अगर ये जैसे आपने यहाँ से एक स्टैंड पार्टिकल उठाया तो इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, दूसरा उठाओगे तो भी नहीं पड़ेगा, बट बहुत सारे जब आप उठाओगे तो धीरे धीरे नीचे जा रहा होगा। बट अगर आप उनको वापस भी रख दोगे तो वापस आके इस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा ऑन द स्पॉट। यहाँ पर क्या होगा, आपने 10 kg का वेट उठाया, ये बढ़ करके नीचे आएगा और ये फटाक से ऊपर जाएगा।
ठीक है। आप फिर उसको वापस रखोगे भी तो उसको बहुत टाइम लगेगा आके वापस बैलेंस होने में। तो ये मेरे पास कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। और ये मेरे पास कैसा होता है, एक रिवर्सिबल की तरह होता है। यहाँ पर धीरे 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 वेट कम होता है, यहाँ पर क्या होगा, एकदम वेट कम होगा, ठीक है, फिर दूसरा हटा दिया, फिर दोबारा नीचे वेट कम होगा। इस तरह से कहानी यहाँ पर चलती है। देखो भाई, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने पास रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रहा होता है वापस रिएक्टेंट के अंदर। बट इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। डबल एरो एरो से शो करते हैं, इसको हम लोग सिंगल एरो से शो करते हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए, रिएक्शन which proceed in both forward and backward direction, in both forward and backward direction मेरा रिएक्शन चलता है। बट अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूंगा तो सिर्फ वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा, कहां से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में। तो इसका पहला पॉइंट होगा मेरे पास, रिएक्शन which proceeds only in one direction, only in one direction। दूसरी बात, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, आपका रिएक्टेंट जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब वो प्रोडक्ट जैसे बनेगा तो वो प्रोडक्ट कंबाइन करके वापस से क्या बनने लग जाएगा, मेरा रिएक्टेंट बन जाएगा। मतलब ये रिएक्शन आपकी कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाली, आपका रिएक्टेंट का अमाउंट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। कैसे, रिएक्टेंट टूटेगा प्रोडक्ट के अंदर, और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा वो वापस से कंबाइन करके रिएक्टेंट बनने लग जाएगा। तो एक साइकिल सी बन रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट वापस कंबाइन करके मेरा रिएक्टेंट बन जाएगा। रिएक्टेंट का अमाउंट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। बट इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑलमोस्ट मेरा पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट में रिएक्टेंट का अमाउंट एकदम खत्म हो जाता है और पूरा का पूरा मेरा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, द रिएक्शन never go for completion and ultimately attain equilibrium, ultimately attain equilibrium। यहाँ पर हम लोग सेकंड पॉइंट लिखेंगे, reactant are almost converted into products, ठीक है। रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब देखो, अब अगली बात करते हैं, मैंने यह किया, इस बीकर के अंदर मान लो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया CaCO3, और इसके बीकर को मैंने बंद रखा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड
CO2 गैस के अंदर, ठीक है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो दो चीजें बनी, एक तो CO2 गैस और दूसरी मेरे पास क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये अगर मेरे पास बीकर बंद है, अगर मैंने इस बीकर को बंद कर रखा है तो ही CO2 गैस मेरी बीकर के अंदर प्रेजेंट रहेगी, तभी ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करके वापस से मेरा कैल्शियम कार्बोनेट बना पाएंगे। बाय चांस सोचो अगर मेरा बीकर ओपन होता तो ये सारी CO2 गैस मेरी बाहर चली जाती, और अगर CO2 गैस बाहर चली जाती तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO के साथ रिएक्शन करने के लिए आपकी CO2 गैस अवेलेबल ही नहीं होती। तो अगर आप चाहते हो कि ये दोनों वापस से कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाए तो आपको बीकर को क्या रखना पड़ेगा, क्लोज रखना पड़ेगा, बीकर को आपको बंद रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट, रिवर्सिबल रिएक्शन कैन only occur in closed vessel, जिसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट मेरा कन्वर्ट हो रहा होता है किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस के अंदर। बाय चांस सोचो अगर मेरे पास ये वेसल खुला हुआ होता तो क्या होता, सारी CO2 गैस बाहर चली जाती और ये दोनों कंबाइन करके वापस से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना पाते। तो अगर मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करूं, अगर बीकर क्लोज है तो मेरा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। दूसरा देखो एक एग्जांपल, जब मैं AgNO3 का रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, NaCl के साथ, तो मुझे पता है यहाँ पर सॉल्ट बनेगा जो कि मेरा AgCl होगा प्लस NaNO3 का फॉर्मेशन। अभी AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना। तो आप खुद ही सोचो ये आपका बीकर था, अब इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट था NaCl सॉल्ट, अब आपने ऊपर से बाहर से मिला दिया इसके अंदर AgNO3। AgNO3 मिलाते ही क्या होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि नीचे बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा मुझे, AgCl का। तो भाई अगर ये बीकर खुला है या बंद है इससे फर्क अब नहीं पड़ रहा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अगर आप इस बीकर को क्लोज भी रखोगे तो भी ये रिएक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोनों ही कैसे, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में गैस का कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आपके पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो ओपन और क्लोज दोनों में हो सकते हैं, बट रिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ किसमें होता है, क्लोज्ड वेसल में होता है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखिए कैन अकर इन ओपन और क्लोज्ड वेसल। ओपन एंड क्लोज वेसल में से किसी के अंदर भी रिएक्शन मेरा हो सकता है। नहीं मैत्री, आपके पास देखो अब एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो यहाँ पर आगे रिएक्ट नहीं करेगी अपने आप, ठीक है। कि आपने उसको ओपन कर रखा है तो बाहर की CO2 आके सेट कर ले, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो CO2 है उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर जो CO2 की उसका कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ प्रेशर कंडीशंस होंगी जो कि मेरे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब तो भाई मेरे पास इक्विलिब्रियम का एक टाइप तो मैंने पढ़ने से पहले मैंने इंट्रोडक्शन देख लिया, जिसके अंदर मैंने देखा कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं और कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसमें तो रिएक्टेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा जीरो और पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इसके अंदर तो मेरा इक्विलिब्रियम नहीं बैठ सकता। क्यों, आप खुद ही सोचो, यहाँ पर आपने सिर्फ छेद कर दिया होता, पानी आप ऊपर से नहीं डालते, सारा पानी धीरे 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 करके निकल जाता, तो इसकी हाइट तो धीरे 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 आगे जीरो हो जाती, खत्म हो जाती, तो इक्विलिब्रियम तो मेरा बचता ही नहीं। इक्विलिब्रियम बचता है रिवर्सिबल कंडीशंस में, जब पानी आ भी रहा है और पानी निकल भी रहा है और दोनों का अमाउंट कैसा है, सेम है। तो मेरे पास जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस की बातें
ज्यादा करने वाले। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम भी मेरे बहुत सारे टाइप के होते हैं, पहले आप उनको समझो मेरे पास किस तरह के होते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उस दो टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है मेरे पास फिजिकल, और दूसरा होता है आपके पास केमिकल। देखो भाई, जो फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें अगर हम, या फिर हम लोग फिजिकल चेंज की बात करें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट मेरा चेंज होता है। क्या होता है आपका? फिजिकल स्टेट चेंज होता है। जैसे मैं बात करूं, वाटर है जो कि सॉलिड में प्रेजेंट है, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? वाटर लिक्विड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो भाई, टेम्परेचर रेज करने पर क्या हुआ? इसका सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, बस, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बट जब हम लोग केमिकल चेंज की बात करें, मतलब वाटर लिक्विड जो मेरे पास कैसे बना होगा? जब हाइड्रोजन गैस और हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस, या तो आप कह सकते हो हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस को इस रेशियो में जब आप कंबाइन करोगे तो आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर तो सिर्फ दोनों तरफ है वाटर ही, बट फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, बट यहाँ पर कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया है। ये हाइड्रोजन है, अलग अलग कंपाउंड आ गए हैं सब, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? मेरे एक्वा, मतलब वाटर का फॉर्मेशन करें। तो इस टाइप के जब भी आपको रिएक्शन दिखे तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और अलग अलग कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। बट जब सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, अब आगे दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं मेरे पास। एक होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, और एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। देखो, जो आपके पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लूं जो कि सॉलिड में, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम में होगा विद कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेरी गैस है। कब? जब मेरा बीकर क्लोज्ड होगा। तो देखो, इसका स्टेट, फिजिकल स्टेट कैसा है? सॉलिड, ये भी सॉलिड है, बट ये कैसी है? गैस। तो सॉलिड सॉलिड के साथ भी इक्विलिब्रियम में, और सॉलिड स्टेट मेरा गैसियस के साथ भी इक्विलिब्रियम में। बात करें हम लोग होमोजीनियस की, तो मैं लिखूंगा 2HI गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद H2 गैस प्लस I2 गैस। देखो भाई, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी मेरे पास क्या गैस है। तो इन तीनों में इनका फिजिकल स्टेट कैसा है? सेम है। इसी वजह से कैसी है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसी स्टेट प्रेजेंट है, गैस गैस गैस, तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया। बट यहाँ पर क्या है? सॉलिड के साथ सॉलिड तो है ही, बट सॉलिड के साथ गैस भी है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है, कि एक फिजिकल स्टेट दूसरे फिजिकल स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में हो तो हेट्रोजीनियस, और एक फिजिकल स्टेट जो कि यहाँ गैस है, यहाँ भी गैस है और यहाँ पर भी गैस है, दूसरा जो फिजिकल स्टेट होगा वो भी सेम हो, तो वो मेरी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। तो लिखिए, स्पीसीज इन्वॉल्व
have different physical state, ठीक है। एग्जाम्पल ये लिख लेना आप। यहाँ पर इनका क्या है, मेरे पास अलग अलग फिजिकल स्टेट है, यहाँ पर तीनों का सेम है, तो लिख सकता हूं मैं सेम फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल स्पीसीज, ठीक है ना। सेम फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल स्पीसीज। क्या आप लिख लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या क्या चीजें होंगी मेरे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। सबसे पहले अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई मेरे पास जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो दो चीजें, एक तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, दूसरा वो क्लोज कंटेनर के अंदर होगा, तभी मैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकता हूँ, ठीक है। एक ही कंडीशन है, जब ये अगर मैं सेटिस्फाई करूंगा तो मेरे पास अटेन हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो अब लिखिए, equilibrium can only be attained in reversible reaction carried out in a closed container, in a closed container। दूसरी बात कि जब आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, वो आप किसी साइड से भी किसी में भी अटेन कर सकते हो। ये मतलब जैसे देखो, ये मैंने एग्जांपल लिया था, मैं बकेट में पानी डाल रहा हूं और यहां से पानी बाहर आ रहा है, तो मैंने इस हाइट को क्या कर लिया, अटेन कर लिया। पानी डालने की रफ्तार 5 लीटर पर सेकेंड, पानी जो बाहर आ रहा है वो भी मेरा 5 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर आ रहा है, तो हाइट सेम है। अगर मैं उल्टा काम भी कर सकता हूँ क्या, यहां से पानी को डालू और यहां से निकालूंगा ना, तो भी मेरी हाइट क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है, ठीक है। तो भी मेरी हाइट क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो आप इक्विलिब्रियम को कहीं से भी अटेन कर सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड चले जाओ या प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट की साइड आ जाओ, दोनों को ही आप कहीं से भी अटेन कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों को अटेन करना बहुत आसान है। तो देखो, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लिखिए आप, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम both the sides, that is, if we start
with reactants only, सिर्फ मेरे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, then we can attain equilibrium, and if we start from product only, then also equilibrium can be attained. ठीक है, तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो तो भी आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, अगर आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट है तो आप वहां से रिएक्टेंट की तरफ आओगे तो भी आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। आप दोनों साइड से कहीं से भी आ सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया, चाहे आप बकेट में पानी डाल के यहाँ से पानी निकालोगे तो भी हाइट सेम रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल, चाहे आप यहाँ से होल से पानी डालने लग जाओ और यहाँ से आप पानी निकालोगे तो भी हाइट आपकी क्या आने वाली है, सेम आ जाएगी, जब इक्विलिब्रियम वहां पर मेरा अटेन हो जाएगा उस टाइम पर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊं, तो जो आपकी PCl5 गैस है, आप उसे हीट करते हो तो आपको मिल जाएगा PCl3 प्लस Cl2 गैस, और अगर ये दोनों गैसेस कंबाइन करके वापस आपका PCl3 का फॉर्मेशन कर सकती हैं। अगर आप इस तरह रिएक्शन में जाओगे तो भी आपको ये रिएक्शन अटेंड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, PCl3 प्लस Cl2 गैस का रिएक्शन करवाओगे और आपको मिल जाएगा यहाँ से PCl5 गैस, तो भी आपको इक्विलिब्रियम यहाँ पर मेरा अटेन हो जाएगा। ठीक है, तब भी मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरे पास अटेन हो जाएगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब जो बात थी अभी तक, तो बहुत ही कॉमन सी बात मैंने आपको बताई, इक्विलिब्रियम मेरा रिवर्सिबल होता है, क्लोज कंटेनर में होता है, ये सब चीजों की हमने बात की। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनोगे तो एक की बार में आपको बात ये समझ में आ जाएगी। देखो, मैं बोलता हूं कि भाई मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं और प्रोडक्ट फिर धीरे 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 कन्वर्ट होने लग जाएगा किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर भी बनने लग जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा। ध्यान से सुनो, मैं बोलूं स्टार्टिंग में, यहां पर बनाता हूं मैं टाइम जो कि मेरा गुजरते जाएगा, यहां पर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बनाऊं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ क्या होने वाला है। तो देखो भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में मान लो कुछ A0 थी, उस टाइम पे तो प्रोडक्ट होगा नहीं, T इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे इनिशियली बात है, तो रिएक्टेंट तो कुछ कंसंट्रेशन है बट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। T इज इक्वल्स टू T टाइम पर कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाएगा, मैं बोल दूं A0 माइनस एक्स हो जाएगा, और उतना ही मेरा क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो मुझे पता है टाइम के साथ कम होती चली जाती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो मेरी टाइम के साथ क्या होने वाली है, कम होते ही चली जाएगी। वही मैं बात करूं प्रोडक्ट की, मैं ग्राफ बनाऊं, अगर ये यहां पर मैं लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, तो शुरुआत में तो 0 था, बट अब ये अमाउंट मेरे पास क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बट एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा। कब, जब या तो दोनों में इक्विलिब्रियम हो जाए या रिएक्टेंट का अमाउंट ही खत्म हो जाए। भाई जब मेरा रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे जाके इसका अमाउंट कैसे हो जाता है, मेरे पास कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका अमाउंट कैसे हो जाता है, मेरे पास कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से रेट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, रेट की, रेट क्या है, जब मेरे पास, खुद ही सोचो आप, धीरे धीरे क्या होगा, मेरे पास बकेट थी, ठीक है, ये बकेट में यहां पर मैंने होल किया हुआ था, मैंने क्या किया, पानी लिया,
टैप के नीचे बकेट को रख दिया, अब टैप से पानी मेरा बकेट के अंदर आने लग गया विद द स्पीड ऑफ 5 लीटर पर सेकेंड। तो धीरे 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 पानी यहाँ फिल होना शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ से पहले धीरे पानी निकल भी रहा होगा, फिर तेज तेज होने लग जाएगा, इसकी स्पीड क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। आप देखना जितना ज्यादा लेवल होगा मेरे पास पानी का, उतने ही स्पीड से मेरा पानी क्या करेगा, बाहर निकलने लग जाएगा। ठीक है ना, बाहर निकलने वो लग जाएगा जितना आप डालोगे पानी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरे पास शुरुआत में पानी जो इसके अंदर आ रहा था उसका अमाउंट ज्यादा होता है, तेज होता है, बट धीरे धीरे करते हुए इस बकेट के साथ देखो, बकेट के साथ क्या हो रहा है, बकेट में पानी आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले तो बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, बट जैसे यहाँ से पानी निकलने की स्पीड बढ़ेगी, ये लेवल एक टाइम पर आगे क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। सेम इसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन के साथ भी होता है। अगर मैं रिएक्टेंट का रेट देखूं, ठीक है ना, टुवर्ड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो पहले तो इसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। पहले ज्यादा होगा, बट धीरे धीरे क्या होता है, मेरा ये कम होते चले जाता है, और प्रोडक्ट का मेरे पास क्या होता है, फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन decreases and that of backward reaction increases and both become equal when equilibrium is attained। आपको क्या ध्यान रखना है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इस चीज को ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पे जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन में आने वाला है। जिस रेट से पानी अंदर आएगा उसी रेट से पानी जब बाहर जाएगा, तब ही जाके ये हाइट कैसे होने वाली है, मेरी कांस्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूँ जहां पर मैं टाइम बनाने वाला हूँ, ये मेरे पास वाई एक्सिस जहां पर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने वाला हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ पर, और यहाँ बात करेंगे हम लोग टाइम की। टाइम के साथ साथ मेरे पास रिएक्टेंट का रेट तो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट के मेरे पास क्या करने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। और वो टाइम जब ये दोनों एक दूसरे से मिला के कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट। अब रेट ऑफ, यहाँ पर देखोगे ये जो पॉइंट हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट आप जब निकालोगे तो मतलब यहाँ से आगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अब दोनों की वैल्यू कैसी हो गई है, सेम हो गई है। तो इस टाइम पर, ये जो टाइम टी है, इस टाइम पर आपका इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अटेन हो गया। इस टाइम पर आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, मतलब अब दोनों का जो रेट होगा वो मेरे पास सेम आने वाला है। ये मेरे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कि किसी रेट से मेरा कम होते जा रहा है इस पॉइंट तक। ये मेरे पास क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि किसी रेट से मेरा इंक्रीज होते जा रहा है। इस पॉइंट पर जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद दोनों रेट मेरे कैसे हो गए हैं, अब सेम हो गए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई एट इक्विलिब्रियम, आपको, आप जब सो रहे हो
आपको कोई उठा के पूछे भाई इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो आप बोलोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। कैसा होता है? बराबर, इक्वल, ठीक है ना, इक्वल होता है। इस बात को आपने यहां से समझ लिया कि भाई मेरे पास रेट कैसे होता है, यहाँ पर इक्वल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। अभी हमने किसकी बात की थी? रेट की बात की थी। इक्विलिब्रियम पर दोनों रेट मेरे बराबर होते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे मेरा रेट बराबर होता है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होने वाला है, कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अब क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा बताता हूं। मैं बोलूं ये आपका ए है जो कि कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? बी के अंदर, ठीक है ना। ए है आपका बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। टी इज इक्वल्स टू 0 पर, मतलब इनिशियली एकदम रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले मैंने ए का 1 मोल लिया था। बी तो मेरा 0 होगा क्योंकि बी कुछ प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है ना। बी मेरा प्रेजेंट उस टाइम पर होगा ही नहीं। तो यहां 3 केस बनते हैं। पहला केस है इक्विलिब्रियम अटेन्ड, इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट 25% डिसोसिएशन। इसका मतलब जब मेरा ए अपना 25% डिसोशिएट हो चुका होगा, टूट चुका होगा, उस टाइम पर आपकी इक्विलिब्रियम आ जाएगी। अब देखो भाई, ए का मैं 25% निकालू, मतलब 1 मोल का जब मैं 25% निकालूंगा तो हो जाएगा 1 इंटू 25%, 25/100। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.25, ठीक है। 0.25% तो ये क्या हुआ है? डिसोशिएट हुआ है, टूट गया है। तो बचा कितना होगा? बचा हुआ होगा मेरा 1 माइनस 0.25। तो इसकी कंसेंट्रेशन तो कितनी आ जाएगी? 0.25, 0.75। जितना ये टूटा उतना ही बी बना हुआ होगा। तो मुझे पता है ये कितना बन जाएगा मेरा 0.25, क्योंकि मुझे पता है इसमें से 1 माइनस एक्स करूंगा तो ये उतना ही एक्स बनने वाला है, ठीक है। ठीक है भाई, तो मुझे यहाँ से एक बात पता चल गई जिसका मैं अब ग्राफ बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं रखूंगा टाइम को, और यहाँ पर मैं रखूंगा कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। तो भाई देखो, मैंने यहाँ पर जो ग्राफ बनाया वहां पर अलग अलग लेवल बना दिए। 0, ये मेरे पास है 0.25, ये मेरे पास है 0.5, ये मेरे पास है 0.75, और ये मेरे पास कितना है? 1। मैं रिएक्टेंट की बात करूं, इनिशियली कितना था? 1, और 25% डिसोसिएशन के बाद 0.75 कांस्टेंट हो गया। तो इसका अमाउंट क्या हुआ होगा? 1 से कम होते हुए 0.75 पर आके ये क्या हो गया? अब कांस्टेंट हो गया। अब इसका अमाउंट और कम नहीं होगा। प्रोडक्ट की बात करूं जो कि मेरा बी है, शुरुआत में 0 था बट 0.25 पे कांस्टेंट हो गया। 0.25 से इसका अमाउंट बढ़ा क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्ट अमाउंट बढ़ता है, और यहाँ पर आके अब क्या हो गया? कांस्टेंट। ये एक ऐसा टाइम था, ये वाला टाइम, जिसके बाद ये दोनों वैल्यू कैसी होगी मेरे पास? कांस्टेंट हो गई है। क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। तो ये वो टाइम है जहां मेरा इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। और इस टाइम के बाद concentration of reactant and concentration of product, लिख देता हूँ concentration of reactant and concentration of product मेरी कैसी हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। इक्विलिब्रियम पे, बात ध्यान से सुनो, इक्विलिब्रियम पे रेट तो मेरा क्या होता है? इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, बट कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है मेरे पास? कांस्टेंट हो जाती है। इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई? अब कांस्टेंट हो गई। दूसरा केस हम करते हैं। दूसरे केस में मैं आपको बोलूं कि इस बार मेरा इक्विलिब्रियम 25% डिसोसिएशन पे नहीं आ रहा। इस बार मेरा इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट 50% डिसोसिएशन। जब मेरा ए 50%, मतलब
आधा डिसोशिएट हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम आएगा। तो 50% 1 का निकालूंगा तो 0.5 आ जाएगा, मतलब ए का अमाउंट भी 0.5 और बी का अमाउंट भी 0.5 हो गया। तो इस केस में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, इस तरह से कि यहाँ टाइम रखूं और मैं यहाँ रखूंगा मेरी कॉन्सेंट्रेशन 0.25, 0.5, 0.75 और ये 1, ठीक है। तो ग्राफ बनाते टाइम मैं देखूंगा ए का इनिशियल मोल ए था, बट अब कितना बचा है 0.5, तो एक से ये कम होते होते 0.5 पर आया, फिर मेरा ये कांस्टेंट हो गया। बी का इनिशियली अमाउंट 0 था, बट अब कितना हो गया 0.5, तो 0 से 0.5 तक रेज करेगा और फिर उसके बाद ये कैसा हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइम के बाद ये वो इक्विलिब्रियम का टाइम है जब इसने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया था। तो मेरे पास रिएक्टेंट का अमाउंट कम होते होते एक टाइम पे कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर क्या हो गया, मेरे पास कांस्टेंट हो गया, ठीक है। कब, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 थी उस टाइम पर, ठीक है। तो देखो भाई, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, और तीसरा केस जो मैं करने वाला हूं वो कि भाई देखो, एक बार तो 0.25 पे देख लिया, एक बार 50% पे देख लिया। थर्ड केस, इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट 75% डिसोसिएशन, फिर 75% डिसोसिएट हो जाएगा जब मैं बोलूं ए का, जो कि कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, बी के अंदर, इसका 1 मोल इनिशियली था, 1 मोल 75% निकालूं, 1 का 75% निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 0.75, 0.75 तो ये खत्म हो चुका है, तो बचा कितना होगा 0.25, और ये कितना बन गया होगा 0.75 बन गया होगा, जो कि शुरुआत में 0 प्रेजेंट था। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ टाइम को रखूंगा, यहाँ पर मैं कॉन्सेंट्रेशन को रखूंगा, ठीक है। यहाँ रखूंगा मैं 0.25, यहाँ रखूंगा 0.5, 0.75 और यहाँ होगा मेरा 1, ठीक है। ए का जब ग्राफ बनाऊंगा तो 1 से 0.25 पे आ गया, 1 से कितने पर आ गया, ये 0.25 पे आ गया, फिर कांस्टेंट हो गया। बी का बनाऊंगा तो 0 पे से 0.75 पे पहुंच गया, 0 से 0.75 पे पहुंचा, फिर इसका अमाउंट कैसा होगा कांस्टेंट। तो मैं देख रहा हूं इस टाइम के बाद, इस टाइम के बाद दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई है, सेम हो गई है। मतलब इस टाइम के बाद जब मैं जाऊंगा तो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो अब गेन हो चुकी है। इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे देखो, जब दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर दोनों की क्या होगी, सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी। कौन से पॉइंट पे, जहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान से अपनी बुद्धि के अंदर एक बात रखना, जब भी मैं रेट की बात करूंगा, किसकी, रेट की, यहाँ पर रेट और टाइम, तो रिएक्टेंट का रेट कम होता है, प्रोडक्ट का बढ़ता है, और एक टाइम के आने के बाद ये दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। बट जब मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, रेट मेरा कैसा होता है, इक्वल, कैसा हो जाता है, इक्वल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए इक्वल होता है, इक्वल। और कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो वो कैसी होती है, कांस्टेंट हो जाती है। कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन बराबर हो। देखो, पहला केस देखा बराबर नहीं है, दूसरे केस में बाय चांस दोनों बराबर भी हैं, और थर्ड केस में फिर बराबर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आपके इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट रेट कैसा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर होगा, बट कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। इसी बात को लिखिए, ये आज आपका लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का। दिस इज द फोर्थ पॉइंट, द concentration
of reactant decreases and concentration of product increases and both become constant. याद रखना, जे मीन्स में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा यहां से, बता रहा हूं, पहले इतनी बार बोल दिया मैंने आपको. कांस्टेंट व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. इक्विलिब्रियम अटेन्ड होने पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसी हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है. बट जो मेरा रेट होता है वो क्या हो जाता है? इक्वल. ये पॉइंट बहुत जरूरी था आपकी क्लास का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आज की क्लास का, कि इक्विलिब्रियम पे दोनों का रेट बराबर हो जाता है. बट इक्विलिब्रियम पे जो मेरी कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो मेरी कांस्टेंट हो जाती है. देखो भाई, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, यहाँ दोनों बराबर है. और यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो कुछ भी पॉसिबल है. कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग क्या बोलते हैं? ये दोनों बराबर होंगे, रेट पर दोनों बराबर होंगे, और कॉन्सेंट्रेशन पे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू इक्विलिब्रियम पे आते ही. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ो. कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात करेंगे.